हाँ भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 मिनट्स आपके मैं लूंगा। जो नॉर्सेट 6 का जो एडवर्टाइजमेंट है ना, एक्चुअली हर बार जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न आ रहा है। इस बार जो है नॉर्सेट 6 का जो पैटर्न है वो कुछ थोड़ा सा चेंज है। क्लियर? तो वो आपको बताना थोड़ा सा जरूरी है। क्लियर? सर ने वैसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, बट उसमें क्या चेंजेज आया है मैं थोड़ा सा फटाफट क्विक आपसे मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो अच्छे ध्यान से देख ले एडवर्टाइजमेंट को, और डिटेल है उसमें हाउ टू फिल द फॉर्म, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है और क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं बताऊंगा आपको, कि मेरे साथ खुद के साथ एक बार प्रॉब्लम आई थी कैटेगरी को फिल करते टाइम पे ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पर आज ही डिस्कस कर रहा हूं मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। क्लियर? तो सी, जो एग्जाम आप दे रहे हैं, आप सबको पता है कि आप बहुत सारे अटेम्प्ट देते हुए आए हैं। पहले इंडिविजुअल एम्स के रिगार्डिंग एग्जाम था, अब उन्होंने कंबाइंडली जो है एग्जाम है, दैट्स व्हाई आपके पास वैकेंसीज बहुत सारी है। बट अभी जो नॉर्सेट 6 आया है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 6, बट इसमें अभी तक वैकेंसीज जो है वो पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं हुई है। बट अप्रोक्सीमेटली मे भी हो सकता है कि मोर देन 3000 से 4000 अप्रोक्सीमेटली मे भी वैकेंसीज हो सकती है नॉर्सेट 6 के अंदर। क्लियर? एक एक चीज में बात करता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से मैंने ये स्लाइड बनाई है और बता रहा हूं आपको, वो डिस्कस करूंगा आपसे। लेवल 7 है, ठीक है, सेम, जो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, पे मैट्रिक्स आपका सेम है जो पहले से चला आ रहा। पे मैट्रिक्स 9300 से 34800 ये पे मैट्रिक्स है आपका। क्लियर? वो सेम है। ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है नर्सिंग ऑफिसर की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 4800 ग्रेड पे होती है, और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 5400 और नर्सिंग ट्यूटर की भी 5400 ग्रेड पे होती है। क्लियर? और ये जो पोस्ट है दैट इज ग्रुप बी की पोस्ट है। क्लियर? सबको पता है, आपको आप देते हुए आप एग्जाम आ रहे हैं। एसएनओ जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है वो भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग ट्यूटर और फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, वो जो पोस्ट है आपकी ग्रुप ए की पोस्ट होती है। क्लियर? लेकिन हम अभी नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है। क्लियर? क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या क्या क्राइटेरिया इस बार दिए नॉर्सेट 6 की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? फर्स्ट क्राइटेरिया आप देखेंगे, जहां मैं और लगाऊं, और का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज। क्लियर? जहां और नहीं है इट मींस वो आपका कंपल्सरी क्राइटेरिया है कि होना चाहिए। क्लियर? इधर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगर पास आउट है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जनरली जो एम से पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं वो बीएससी ऑनर्स करते हैं, अदरवाइज जो है स्टूडेंट जनरली हम बीएससी नर्सिंग करते हैं। क्लियर? तो इधर बीएससी नर्सिंग पास आउट हो किसी इंस्टीट्यूट से जो अफिलिएटेड हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, वो अफिलिएटेड होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन दे रहे हैं, इधर बीएससी नर्सिंग किया हुआ आपने और अफिलिएटेड हो, इधर आपने पोस्ट बीएससी किया हुआ हो। क्लियर? और वो भी किसी न किसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए, आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बहुत सारे हैं, अभी आप एमपी में देख रहे हैं बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उन बच्चों का क्या है, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं किया है काउंसिल ने, तो दे आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द नॉर्सेट 6 एग्जाम। क्लियर? अंडरस्टूड? तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोज हु पास द बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट, आइदर ऑप्शन बता रहा हूं मैं, या तो बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो या पोस्ट बेसिक किया हुआ, आइदर दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, जिसने जीएनएम का कोर्स किया हुआ हो। क्लियर? डिप्लोमा जो कोर्स है जीएनएम का, एएनएम होता है सर्टिफिकेट कोर्स होता है। क्लियर? एएनएम इज नॉट एलिजिबल फॉर द टू अपीयर इन द नॉर्सेट 6 एग्जाम, ओनली डिप्लोमा होल्डर जनरल नर्सिंग मिडवाइफ जिसने किया है वो एलिजिबल है। और उसके साथ में क्या गाइडलाइन उन्होंने दिया है उसको मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर? जिसने जीएनएम किया है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए, और रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं। आप सपोज पास आउट हो गए हैं पर अभी तक आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट जो है आपको इशू नहीं हुआ है, या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर RNN-RM रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ वो नंबर अभी तक आपको इशू नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप ध्यान रखें भैया, है ना? क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जिसने जीएनएम किया है, ठीक है, तो उनको क्या होना चाहिए भैया, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर। समझ में आ रही कहानी? 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का मतलब जो होता है,
आप देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें बेड कम और ज्यादा हो सकते हैं, बट एक पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलता है बेड आपके हॉस्पिटल्स को कंडक्ट करने के लिए, कि जो आपने देखा होगा जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन, उसको पीयूसी बोलते हैं, दैट इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट, वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उसमें बेड स्ट्रेंथ हमेशा मेंशन होती है हॉस्पिटल की, कि ये जो हॉस्पिटल है वो कितने बेडेड क्या है, अफिलिएटेड है। तो एटलीस्ट ऐसे हॉस्पिटल में जहां आप काम कर रहे हैं वो एटलीस्ट 50 बेडेड आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर 30 बेडेड अफिलिएटेड है, 40 बेडेड अफिलिएटेड है, चाहे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का है, चाहे 10 साल का है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जाम, अगर आपने जीएनएम किया है तो। क्लियर है भैया, इसको ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि आप बहुत बार देखते हैं कि आपने कोई भी आप सपोज आपने थर्ड ईयर का एग्जाम दे दिया, जीएनएम जिसने किया है थर्ड ईयर का एग्जाम दे दिया, और आपको जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया आपने, और एग्जाम भी दे दिया, लेकिन आपका अभी तक रिजल्ट अवेटेड है, या रिजल्ट भी आपका आ गया है पर आपका सर्टिफिकेट अभी तक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका इशू नहीं हुआ, तो जो आपका एक्सपीरियंस जो काउंट होगा, क्लियर, वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद का ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। सपोज आपको क्या है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फरवरी में मिल गया, लेकिन आपका रिजल्ट जुलाई में आया है और आप 4 महीने काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो है उसके बीच का वो आपका वैलिड नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर। तो दोस्त जिसने भी जीएनएम किया है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ है, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका क्या है भैया, वैलिड है। क्लियर है, ठीक। दैट्स व्हाई रिटन the required 2 year of experience is in above in an essential criteria, and to be valid the experience shall be acquired after obtaining the essential qualification and like after completing the residency period of the course, या declaration of the result and registration with the state या Indian Nursing Council. Understood? Clear. एज लिमिट जनरली क्या है, 18 to 30 इयर्स है, बट एज रिलैक्सेशन है किस किस क्राइटेरिया में अभी आपसे मैं बात करूंगा। जनरली जो एज लिमिट है, नॉर्सेट की बात कर रहा हूं, ईएसआईसी, सफदरजंग और रेलवेज, उसमें एज लिमिट 35 इयर्स भी होती है। ट्यूटर्स के एग्जाम में कहीं 35 होती है, कहीं 50 इयर्स भी होती है, कहीं 55 इयर्स भी होती है। क्लियर। तो इस नॉर्सेट 6 की जो हम बात कर रहे हैं उसकी जो एज लिमिट है वो कितना भैया, 18 to 30 इयर्स एज लिमिट है। क्लियर। कहां पर रिलैक्सेशन में बात करूंगा, क्लियर। और जो एज है दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो बॉर्डर लाइन पे है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर, कि जो एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट, जो क्लोजिंग की लास्ट डेट है, सपोज आपका जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे है, जहां से आपका फॉर्म जो 26 से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपके सपोज हो सकता है कि 29 ईयर और 30 में कुछ 2 या 3 दिन आप कम हो और आपके हो रहे हो, क्लियर। लेकिन लास्ट डे जो सबमिशन है उसमें अगर आप 30 क्रॉस कर गए, क्लियर, तो यू आर नॉट एलिजिबल। समझ में आ रही कहानी। तो जो बॉर्डर लाइन है उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्लियर। बहुत बार बहुत सारे जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जनरली वो स्टार्ट जो फर्स्ट डे होता है वहां पर उसको एज लिमिट को कंसीडर करते हैं, बट इस बार जो नॉर्सेट 6 का क्राइटेरिया, मुझे आइडिया नहीं है क्या था क्राइटेरिया, आई थिंक यही होगा, बट जो लास्ट डे जो क्लोजिंग का टाइम है आपका इसका, वहां तक आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपकी कंसिडर होगी। अगर उसमें आप 30 क्रॉस कर गए हैं तो आप एलिजिबल उसके लिए नहीं है, क्लियर। तो फॉर्म उसी हिसाब से आपको भरना है, बाद में रिजेक्ट हो जाए तो ऐसा नहीं है, क्लियर। एज रिलेक्सेशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैंने आपको 18 to 30 इयर्स बताया था यूआर कैंडिडेट के लिए, बट दोज कैंडिडेट हु हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी एंड एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, क्लियर, तो उनको एज रिलेक्सेशन कितना भैया, 5 इयर्स का है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कितना है भैया, 3 इयर्स है। और जो फिजिकली हैंडिकेप्ड जो है, क्लियर, उनके लिए कितना रिलैक्सेशन है, 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर कोई फिजिकली हैंडिकेप्ड है उसके साथ में ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर फिजिकली हैंडिकेप्ड है और उसके साथ में एससी एसटी है तो उनको क्या है, 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको क्या है भैया, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। कोई एक्स सर्विसमैन है, जैसे जनरली क्या होता है कि नेवी में है ना, एनडीए और डिफेंस में जो लोग होते हैं उनका आई थिंक 40 इयर्स पे क्या हो जाते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। हाँ, 35 पे ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, रिटायर्ड हो जाते हैं, क्लियर। तो उसमें अगर कोई नर्सिंग फील्ड में है वो आना चाहता है तो उनके लिए 5 ईयर का क्या है भैया, एज रिलैक्सेशन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर, बेटा मुझसे पूछा लास्ट में इसके बाद। और एक इंपॉर्टेंट, आप तो अभी तक आई थिंक कोई भी अभी तक एम्स में कोई आई थिंक जॉब नहीं कर रहा है ना, कोई है ना, कोई भी नहीं कर रहा है। तो दोज हु आर वर्किंग इन द एनी काइंड ऑफ ऑटोनोमस बॉडी,
या स्टेचुरी बॉडी कोई भी है आपकी, ऑटोनोमस एम्स जो है वो आपका क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। क्लियर? तो ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो जो ऑटोनोमस बॉडी जो रेगुलेट होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर से रेगुलेट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। बट आपको एज रिलैक्सेशन के मामले में उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? जो भी साथी हैं जो अगर एम्स में वर्क कर रहे हैं और दे वांट टू जस्ट अपीयर इन द एग्जाम, क्लियर, तो आपको एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है जो एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, क्लियर, तो वो अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मान करके ना चले, क्लियर, रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन के मामले में। क्लियर? वो नहीं है, ये आपको ध्यान रहे। क्लियर? आप में से कोई नहीं है तो अच्छी बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ क्राइटेरिया दिए हुए फिजिकल हैंडीकैप के, है ना, जैसे लोकोमेटर को डिसेबिलिटीज हो, वन लेग डिसेबिलिटी हो सकता है, लेप्रोसी से क्योर्ड हो, है ना, वन लेग, या ड्वार्फिज्म हो सकता है, या एसिड अटैक विक्टिम्स हो सकता है। ये कुछ फिजिकली हैंडीकैप के क्राइटेरिया और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं की आपसे। क्लियर? एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं आपसे, आई थिंक ऑल यू नो, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी भैया, 3000 रुपीज है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी फीस है भैया, 2400 है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए जनरली फीस क्या एग्जेम्प्टेड है। क्लियर? फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, और स्पेशल ध्यान रहे जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो फीस है, आप जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलते हैं, जब वो वेरीफाई हो जाएगा कि ये कैंडिडेट वेरीफाई हो चुका है, एससी एसटी कैंडिडेट है, उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर, तो उनको जो फीस है वापस क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। क्लियर? हाँ, सी एप्लीकेशन फीस ऑफ द एससी एसटी कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ध्यान से सुनना भैया, हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स in due course of time after verification SC ST certificate to be uploaded at a later stage। बाद में जब भी वो पूछा जाएगा कि आपको किस टाइम पे अपलोड करना है, अभी उसका कुछ क्राइटेरिया दिया नहीं उन्होंने कि किस टाइम पे आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने हैं आपको। क्लियर? अगर अपलोड किया जाएगा तब आपको जो फीस है वो क्या हो जाएगी, आपकी रिफंड हो जाएगी। क्लियर? 2 फेज में है, ठीक है, मैं अभी प्रीलिम्स ही आया है उसी की मैं बात करूंगा, प्रीलिम्स और मेंस। क्लियर? प्रीलिम्स जो है उसका जो सीबीटी है, क्लियर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं जनरली, सीबीटी जो एग्जाम है जनरली क्या है भैया, 14 अप्रैल को है, संडे के दिन। और जो मेन सेकंड स्टेज के अंदर जो मेन एग्जाम है नॉर्सेट का, वो कब है भैया, 5 मई को है, 2024, 5 मई, वो भी दोनों संडे को है। क्लियर? डेट आपको सबको पता है। अभी हमारा डेट का फोकस क्या है भैया, 14 अप्रैल है। क्लियर? एप्लीकेशन जो है वो आपको जो फॉर्म फिल करना है वो वेबसाइट मैंने यहां पे मेंशन किया है, www.emsexam.ac.in। क्लियर? इससे आप जाकर के आपको वहां पे पूरा एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा, आप उसको डिटेल में उसको रीड कर सकते हैं। क्लियर? और आपको जो फॉर्म फिल करने का जो है वो कहां से मिलेगा, आपको इसी वेबसाइट से मिलेगा। एंड ध्यान रहे जो इसकी डेट है फॉर्म फिल करने की, जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर? टुडे इज 27, दैट्स व्हाई इट्स ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 26 February to 17 March 2024, and it's a very important part up to the 5 PM जो लास्ट डेट पे बढ़ते हैं, जिसका कभी कभी सर्वर नहीं चल पाता है। क्लियर? वो बच्चे ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसीज होती हैं उसमें रात को 12 बजे तक या 11 बजे तक उसका टाइमिंग जनरली रहता है, पर इसका 5 बजे के बाद भैया आप अलाउड नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये ध्यान रहे। तो पहले से फिल कर दें, बाद में कभी सर्वर का इश्यू आ जाए या कोई और इश्यू आ जाए तो उस इश्यू से आपको बचना है। क्लियर? 17 तक आप फिल कर सकते हैं 5 बजे के बाद। क्लियर? आपने जब, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, क्लियर, वो आपको फिजिकली कहीं पर भी आपको डिस्पैच नहीं करना है, किसी पोस्ट से कहीं पर भी किसी एड्रेस पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। बस जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी कॉपी आप अपने पास रखें, उसकी रिसिप्ट जो है आपने जो सबमिशन की है फीस, उसकी कॉपी आप अपने पास रखें, कि फर्दर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर उसकी जनरली आपको नीड रहेगी। अदरवाइज टिल नाउ आपको कुछ भी हार्ड कॉपी आपको कहीं भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर? मैंने आपको फॉर्म फिल करने का टाइम बता दिया, 26 से स्टार्ट है, 17 तक है, 5 PM तक है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आपको फॉर्म के अंदर करेक्शंस करना है,
फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन एक बार फॉर्म सबमिट जिसने कर दिया वही आदमी करेक्शन कर पाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी क्वालिफिकेशन के अंदर आपने करेक्शन नहीं हो पाया सपोज, तो वो आपको करेक्शन करने का जो टाइम दिया है वो 17 तक तो आपका फॉर्म खत्म हो रहा है। 18 से आपका क्या है, करेक्शन या एडिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। क्लियर, ध्यान रहे, एडिट करने के लिए जो टाइम है वो कब है भैया, 18 से लगा करके 20। आपको 3 दिन मिले हैं, 18, 19 और 20। और सेम 20 को क्या है भैया, आपको आफ्टर 5 PM जो है 20 को आफ्टर 5 PM वो अलाउड नहीं है करेक्शन। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं मैं आपको, कैटेगरी, कैटेगरी जो है वो आपको कैटेगरी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी को आप पहले से उसको ध्यान से आपको फिल करना है। क्लियर। और याद रहे, जो आपने फॉर्म में कैटेगरी फिल कर दी है बाद में कभी भी चेंज नहीं होगी। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, बताऊंगा ऑफ कैमरा पे। क्लियर, क्योंकि आपने अगर कैटेगरी आपने एक बार फिल कर दी, इससे ध्यान से बढ़े। जो यूआर है उसको कोई दिक्कत नहीं आती, जनरली वो यूआर में है, लेकिन आजकल यूआर के अंदर एक और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी है। क्लियर, तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है वो पता होना चाहिए। जो ओबीसी कैंडिडेट है, क्लियर, ओबीसी के अंदर बहुत इश्यूज आता है। ओबीसी के अंदर क्या होता है भैया, 2 टाइप की कैटेगरीज होती है, क्रीमिलियर कैटेगरी होती है और नॉन क्रीमिलियर कैटेगरीज होती है। क्लियर, तो जो आदमी क्रीमिलियर कैटेगरी में आ रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट अगर नॉन क्रीमिलियर में होंगे तभी आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर, तो अगर सर्टिफिकेट है तो ही आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर पर टिक करें, अदरवाइज आप ओबीसी क्रीमिलियर पे हैं। क्लियर, क्या होता है मैं बताऊंगा इसको, और आप नोट डाउन कर ले। क्लियर, मैं बात करूंगा आपसे। चलो बता देता हूं मैं आपको, ओबीसी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, उनको जो है आपकी जो इनकम कितनी है, फादर की जो इनकम होती है उसके बिहाफ पे वो सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, हर बार वो अपडेट होती है, पहले 6 लाख थी अब 8 लाख है। ठीक है, आई थिंक स्टिल भी मुझे आइडिया नहीं कि कितना उसमें रेट है, पर जिससे पहले मैंने देखा था कि मोर देन अगर 8 लाख जो है अगर फादर की आपकी इनकम है तो आप किसके अंदर आते हैं, क्रीमिलियर के अंदर आते हैं। अगर 8 लाख से कम अगर फादर की इनकम है तो आप किसमें आते हैं, नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। इसलिए जब भी आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं, ठीक है, जो भी गेजेटेड ऑफिसर आपके फॉर्म को क्या करता है, वेरीफाई करता है, तो उसके अंदर फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो भी है पटवारी से उससे बनवा करके आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, तो उससे शो होता है कि आपकी जो सैलरी है वो क्या है, मोर देन 8 लाख है, लेस देन 8 लाख है। अगर मोर देन 8 लाख है तो आप क्रीमिलियर के अंदर आएंगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो वो आपको याद रखना है। क्लियर, उसके भी क्या इसमें नहीं लगेगा, सर्टिफिकेट बनाते टाइम लगता है। जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है। क्लियर, मैंने बता दिया आपको, नो करेक्शंस आर अलाउड आफ्टर द अलाउड पीरियड ऑफ एडिटिंग। लाइक 20 को 5 PM के बाद आप उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। भैया ध्यान से सुन लेना, क्योंकि छोटी सी गलती होती है। मैं 15 मिनट इसलिए ले रहा हूं ये थोड़ा सा कि आपको, यस ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जो नॉसेट प्रीलिम्स है, क्लियर, जनरली जो ड्यूरेशन है सबको पता है कितना है, 90 मिनट्स है। क्लियर, 90 मिनट्स है। और 90 मिनट्स के बाद इसके अंदर जो एमसीक्यूज मिलेंगे आपको वो कितने मिलेंगे भैया, 100 एमसीक्यूज मिलेंगे 90 मिनट्स में। टाइम कम है, एमसीक्यूज ज्यादा है, याद रहे। क्लियर, तो 90 मिनट्स में आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं। जो 100 एमसीक्यूज है जनरली क्या है, उसके अंदर अगर उसको पहले मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लाइक जो 20 एमसीक्यूज है वो आपसे रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, 20 क्वेश्चंस। क्लियर, और जो रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस हैं आपके, वो 80 क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो आपके नर्सिंग के सिलेबस से रिलेटेड होंगे। अंडरस्टूड, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? अब जो कहानी समझानी है उसके लिए मैं बात करता हूं आपसे। 20 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, और 80 एमसीक्यूज जो है आपके वो किससे हैं भैया, सिलेबस ऑफ द नर्सिंग कोर्स। क्लियर, नेक्स्ट, अब ये जो 100 एमसीक्यूज है, एक और चीज ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है भैया। क्लियर, बहुत सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कंफ्यूजन होता है, लास्ट तक पता नहीं चल पाता है, बट नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/4 नहीं है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर, ध्यान रहे आपको, उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर, अब याद रखें ये जो 100 एमसीक्यूज है, इन्होंने क्या किया कि 100 एमसीक्यूज को उन्होंने 5 सेक्शन के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 5 सेक्शन, तो 100 को 5 में क्या, तो एक सेक्शन में कितने एमसीक्यूज है, 20। 100 डिवाइडेड 5 तो कितना है भैया, 20 एमसीक्यूज। क्लियर, तो
एमसीक्यूज को भी उन्होंने उसमें डिवाइड किया सेक्शंस के अंदर, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, टाइम को भी डिवाइड कर दिया। टाइम को किसे डिवाइड कर दिया, 90 मिनट से आपके, तो उसको 5 से डिवाइड किया तो 80 मिनट आए एक सेक्शन में। तो आपको याद रहे कि एक जो सेक्शन है आपका जिसके अंदर एमसीक्यूज कितने होंगे 20, और टाइम कितना मिलेगा आपको 18 मिनट। 18 मिनट के अंदर आपको 20 एमसीक्यूज करने हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी आप एग्जाम को स्टार्ट करेंगे तो आपको सेक्शन वाइज चलेगा। पहला सेक्शन आया, उसके अंदर 20 एमसीक्यूज आ गए, क्लियर, और उसका टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 18 मिनट। तो आपको 18 मिनट में वो 20 एमसीक्यूज करने हैं। क्लियर, जैसे 18 मिनट कंप्लीट होगा देन नेक्स्ट सेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको 18 मिनट मिलेंगे। क्लियर, 18 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको 20 एमसीक्यूज आपको क्या अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर, ध्यान रहे, आपने सोचा कि नहीं यार, जैसे हम पहले क्या करते थे, मार्क फॉर रिव्यू कर देते थे, है ना, फिर हम उसको वापस से जाकर के पीछे जाकर के हम भैया देख लेंगे। लेकिन आप इसमें अगर आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, ध्यान से सुनना भैया, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया तो वो आपका सबमिट हो गया है। अब उसमें आप वापस से मार्क फॉर रिव्यू आप पीछे जाकर के नहीं देख सकते हैं। आप मार्क फॉर रिव्यू आप देख सकते हैं, कहां देख सकते हैं, वो जो 18 मिनट है उसके अंदर ही देख सकते हैं। आप जो 20 एमसीक्यूज है 18 मिनट के अंदर, उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन वंस यू हैव सबमिटेड, वो ऑटोमेटिक, आप तो करेंगे नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली 18 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट कर दिया, दूसरा सेक्शन खुल गया और आप चाहते हैं कि मैं पहले वाले सेक्शन में वापस चला जाऊं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसे ध्यान रहे, क्योंकि बड़ी दिक्कत आएगी भैया। और ये डिसाइड आपको करना है कि पेपर का पैटर्न, और याद रहे जितने भी सेक्शंस हैं 5 सेक्शन, वो रैंडमली होंगे, रैंडमली। अभी हम सैंपलिंग पढ़ेंगे, तो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रैंडमली। रैंडमली का मतलब हो सकता हो आप एग्जाम में बैठे हैं, आपके पास 5वां सेक्शन आया पहले, इनके पास तीसरा सेक्शन आया, इनके पास दूसरा आया, इनके पास पहला आया। कोई भी सेक्शन किसी के पास रैंडमली जनरली वो आ सकता है। ठीक है, तो पेपर का लेवल आपने सोचा नहीं यार ये 20 एमसीक्यू टफ लग रहे हैं मेरे को, मैंने 12 क्वेश्चन किए, इसमें 8 छोड़ दिए, हो सकता है आगे वाला और टफ हो। ऐसे अगर आपने उसमें 6-7 छोड़ दिए, फिर 6-7 छोड़ दिए, लास्ट बता मैं तो 100 में से 50 क्वेश्चन ही किए, वैसे आउट हो गए, है ना, वैसे ही आउट हो गए। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, मैंने क्यों 15 मिनट वेस्ट किए हैं, है ना, कि आपको पता चले कि सेक्शन कैसे है। 18 मिनट का टाइम है, एक सेक्शन के अंदर कितने हैं भैया, 20 मिनट्स है। यार 18 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आप वापस से पहले वाले सेक्शन पर नहीं जा सकेंगे। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि जो भी सेक्शन होगा उसके अंदर जब भी पेपर बनाया जाता है तो ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन में सारे टफ क्वेश्चंस डाल दिए जाएं, कुछ इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर, तो आपको याद रहे। तो ये चीज बताने के लिए मैंने आपसे, मेरा मेन फोकस जो है वो इसी चीज के ऊपर है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे बात करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात कर लूं आपसे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरली क्या है भैया, 50% किसके लिए है, यूआर कैंडिडेट जो है, ईडब्ल्यूएस वाले भी कैंडिडेट है, उनके लिए कितना भैया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50%। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत पहले एक एम्स ऋषिकेश का सबसे पहला एग्जाम हुआ था, उसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ था, है ना, हाँ, उसी में मैंने गलती की थी, मैं बताऊंगा अभी इसके बाद, है ना। तो उसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव नहीं किया था। क्लियर, तो 50% जो है वो किसके लिए, यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, और 45% जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, एंड 40% जो है भैया एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। क्लियर, और एक 5% का रिलैक्सेशन है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। ठीक है, उसके लिए ज्यादा मैंने डिटेल बात नहीं, उनको 5% का रिलैक्सेशन है एक्स्ट्रा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? क्लियर, बंद करेंगे।